चलिए प्रिय बंधु, एक नई टॉपिक के साथ चलते हैं। ठीक है, आज समझाते हैं आप लोग को वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या है, फिर उसके बाद वाष्प दाब किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है, वो कौन कौन सी फैक्टर है, तथ्य जिस पर ये डिपेंड करता है। तब उसके बाद आगे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वाष्प दाब क्या होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। पहले मैं एक वेसल लेता हूं, कंटेनर, ध्यान रखिएगा। एक खुला कंटेनर ये है और एक कंटेनर मैं जना के पात्र कही ले जा। ठीक है, इसको मैं उठाता दूसरी पात्र एक बंद। ये वेसल जो है ये क्लोज वेसल है और ये जो है वेसल ओपन है। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें भी मैं ले लेता हूं लिक्विड में वाटर। ठीक है, और इसमें भी मैं लेता हूं वाटर। ठीक है, दोनों को मैं क्या करता हूं, हीट करता हूं। ध्यान रखना, मैं क्या कर रहा हूं, इसे हीट कर रहा हूं। ठीक है, और इसे भी मैं क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। ध्यान रहिए बातें। ठीक है, यहां ऊष्मा मैं दिया और इसको हीट कर रहा हूं। ठीक है, तो जब इसको हीट करेंगे तो जरा ध्यान रखना, ये अंदर वाली मॉलिक्यूल जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके क्या करेगा, क्या करेगा, ये नीचे से ऊर्जा ग्रहण करके ऊपर चला जाएगा। और जब ही ये अपनी साम्य अवस्था से अधिक ऊर्जा को ग्रहण करेगा तो ये क्या करेगा, अपनी सतह को छोड़कर, इस अपनी सरफेस को छोड़कर वायुमंडल में चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो यही जो मॉलिक्यूल गैस के रूप में जो निकल रहा है इसी को कहते हो वाष्प। क्या बोलते हो, वाष्प। समझ में आया? अब देखो, मैं ये बताना चाहूंगा, ये वाष्प कोई दाब उत्पन्न नहीं करेगा, इस कंटेनर में, इस पात्र में नहीं उत्पन्न करेगा। कहोगे सर ऐसा क्यों, बताओ। क्योंकि वेसल क्या है, कंटेनर क्या है, खुला है यार, इसमें ढक्कन नहीं है। जैसे थोड़ी सी विचार करो ना, जो घर में भोजन बनता है पतीला में या यार देखा होगा देहातों में तसला। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे तसला होता है। जरा दिखा भी, फिगर बना के दिखाता हूं। देखो इस प्रकार से होता प्रिय बंधु, ऐसे होता है। थोड़ा सा इसको मैं ले लेता हूं, ऐसे देखा होगा। एक घर में इस प्रकार का कंटेनर होता है, गोलाकार टाइप पे। ठीक है, और ये ऐसे होते हैं। ठीक है, मेटी की तरह, यार कन मेटी की तरह होता है। ठीक ना, ऐसे होता है ना। इसमें भोजन बनता तो इस पर ढक्कन लगाते हो, और जब ढक्कन लगाते हो और जब बर्नर को तेज करके आंच देते हो, या जो घर में चूल्हा होता है ना, गोठा या लकड़ी पर बनता है भोजन, तो आंच तेज करते हो तो क्या होता है, ढक्कन ऐसे मारता है, फुस 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 करता है कि नहीं करता है, यानी ऐसे ऐसे ढक्कन मारता है। इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये है कि बंद था तो पता चला कि कुछ प्रेशर बना रहा है, उसको ऊपर नीचे कर रहा है। लेकिन जब खुला रहेगा तो सीधे सीधे निकल जाएगा, तो क्या प्रेशर उत्पन्न करेगा, दाब नहीं। इसलिए याद रखना, खुले ओपन कंटेनर में वाष्प के दबाव को फील नहीं करते, अर्थात वाष्प दाब को नहीं दिखाता है। ठीक है, अब यहीं पे मैं बताता हूं क्या चीज, एक क्लोज वेसल है प्रिय बंधु, और ये वेसल में वाटर भरी हुई है, और इस वाटर को जब क्या करते, तो वेसल में हम क्या करते, गर्म करते हैं, हीट देते हैं, ऊष्मा। तो ये नीचे वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं ऊष्मा को ग्रहण करते हैं और वो क्या होते हैं, गतिज अवस्था में चले जाते हैं। क्या होते हैं, यानी वो गतिज अवस्था में चले जाते हैं, यानी इसमें एक बल गति की उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जब ये बल गति की उत्पन्न होता है तो ये जानते हैं क्या होता, ये ऑलरेडी ये मॉलिक्यूल गैसीय स्टेट में होते हैं, और इस दीवार पर, इस पर आकर क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल दाब उत्पन्न करते हैं, एक प्रेशर उत्पन्न करते हैं। जब ये प्रेशर उत्पन्न करते हैं तो इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी दाब को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब।
सीधी सी बात कहता हूं, किसी द्रव की सतह से द्रव के अणुओं के द्वारा द्रव के अणुओं के वाष्प के द्वारा आरोपित दाब को हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। प्रिय बंधु फिर एक बार समझ लो, घर में जैसे कंटेनर होती है, पात्र होती है, घर में माताएं बहनें हम लोग क्या भोजन बनाती है, या खुद हम लोग को भी कभी कभी ऐसी होती भोजन बनाना पड़ता है, तो जो कंटेनर होता है, पतीला या जो भी होता है, एल्युमिनियम की बनी या पीतल की बनी होती है, उस पात्र में जब चावल और पानी डालकर गर्म करते हो, जब उसमें ऊर्जा देते हो, तो ऐसी घटनाएं तुम्हें देखने को मिलता है। क्या मिलता प्रिय बंधु? मिलता है ये बातें कि कंटेनर में ऊष्मा देंगे तो वाटर के साथ उसमें जो चावल के पार्टिकल होंगे वो भी बॉयल करते हैं, और बॉयल करते हैं तो क्या होता, कुछ देर बाद वो खौलने लगता है। खौलते हुए क्या होता है, उसके देखो कि वेपर गैस के रूप में क्या होता है, बर्तन को ऐसे ढक 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 उठाता है और उसमें से गैस निकलता है। ठीक है, तो ये बताओ, वो कंटेनर पहले जब हम ढके थे तो कंटेनर हिल नहीं रहा था, जब क्या हुआ था, हीट बर्न, यानी उसमें के सब्सटेंस गर्म नहीं था, वाटर के साथ, यानी वाटर गर्म नहीं था, बॉयल नहीं कर रहा था। ठीक है, जब वो बॉयल किया तो कंटेनर का ढक्कन ऐसे ढक 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 क्यों करने लगा? इसका रीजन समझ सकते हो? यही बातें हैं कि इसमें जब चावल और वाटर के, मान लो कि वाटर के मॉलिक्यूल को जब गर्म कर रहे हो तो वाटर के मॉलिक्यूल ऊर्जा को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके गति की अवस्था में हो जाएगा। जब ये गति की अवस्था में प्रिय बंधु होगा तो यहाँ आएगा, और आएगा तो एक क्या होता है, इनके जल के अणुओं का एक संग्रह उत्पन्न हो जाता है, वो भी किस रूप में, तो गैस के रूप में, वेपर के रूप में, और जाकर एक साथ जब क्या करता है, उस पर धक्का देता है, जब दाब को आरोपित करता है तो ढक्कन क्या होता है, उठ जाता है। जो ही दाब कम होता है तो ढक्कन बैठ जाता है। इसका मतलब ये मैं कहूं कि डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि किसी द्रव के द्वारा द्रव के सतह पर द्रव के सतह पर द्रव के अणुओं द्वारा आरोपित वाष्प के दाब को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। समझ में आ गया होगा? अब ये मैं बातें बताना चाहूंगा कि वाष्प दाब किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी वेपर प्रेशर जो होता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, उनको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी मतलब कह सकते हो वो क्या है, जरा देख लो प्रिय बंधु। पहली बात मैं बोलने जा रहा हूं वो है ताप, टेम्परेचर मैं दे देता हूं, TMP शॉर्ट में लिख देता हूं, ध्यान रखेंगे। टेम्परेचर है प्रिय बंधु, आप लोग जानते हो जब गैस के बर्नर को कम करते हो, हीट ऊर्जा को कम करते हो तो सीटी देर से लगती है कुकर की। वही जब बर्नर को तेज मारते हो तो सीटी क्या करता, करके क्या करता, जल्दी जल्दी यानी तीव्र गति से मारने लगता है। इसका तात्पर्य समझते हो? इसका तात्पर्य ये है कि जब हम किसी द्रव के या किसी सब्सटेंस को, यानी द्रवीय सब्सटेंस को, वोलेटाइल सब्सटेंस को, जो उड़नशील होते हैं, उन सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और गति की अवस्था में होकर वो वेपर के रूप में चेंज हो जाते हैं। क्योंकि जानते हो कि जब किसी सब्सटेंस या लिक्विड सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो ऊर्जा ग्रहण करके गैसीय अवस्था में जाते हैं। तो ये क्या होते, जब गर्म करते हैं तो ये गैस अवस्था में जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो अधिक से अधिक मॉलिक्यूल गैस की अवस्था में बदलेंगे। जब अधिक से अधिक गैस की अवस्था में प्रिय बंधु बदलेंगे तो अधिक से अधिक दाब उत्पन्न करेंगे। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि किसी भी, यानी किसी भी क्या उड़नशील वाष्पशील पदार्थ में ताप वृद्धि की जाती है तो उसका वाष्प दाब बढ़ जाता है। अर्थात
टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, यानी उड़नशील पदार्थों के, ठीक है, वाष्प दाब के जो होता है ताप समानुपाती होता है। ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताओ? ताप बढ़ाएंगे तो अधिक मॉलिक्यूल निकलेंगे, अधिक मॉलिक्यूल वाष्पित होंगे, और जब अधिक मॉलिक्यूल वाष्पित होंगे तो अधिक दाब उत्पन्न करेंगे। क्लियर, समझ में आया होगा ये बातें। अब यहां मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि यहां प्रिय बंधु कि सब्सटेंस भी दो प्रकार के होते। मैं ये थोड़ी बातें मैं आप लोग को जिक्र कर दूं। यहां उड़नशील और अउड़नशील, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। जैसे वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हो, जल H2O लिक्विड फॉर्म में, ये वोलेटाइल होगा। जानते हो एथेनॉल को C2H5OH, ये भी वोलेटाइल होगा। जानते हो मेथेनॉल को, ये भी वोलेटाइल होगा। जानते हो तुम लोग टॉल्यूइन के बारे में, ये टॉल्यूइन की सूत्रु है, ये भी वोलेटाइल होता है। अर्थात इनके मॉलिक्यूल को गर्म करोगे तो ये वाष्प की अवस्था में जाएंगे। जब जाएंगे तो इनके मॉलिक्यूल दाब अवश्य ही उस कंटेनर में उत्पन्न करेंगे। वैसा कैसे? क्लोज वेसल में। कैसे? क्लोज वेसल में। क्लियर है? लेकिन नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? चीनी के नाम सुन ले बबुआ, ठीक ना? चीनी यानी सुक्रोज, ठीक है। अरे बिना चाय के चीनी कैसी है? चीनी में तो, चाय में तो चीनी डालना ही पड़ेगी, ठीक है। चीनी हो गया। अरे नमक की भी बात करो, ये भी सोलूट सब्सटेंस है। ग्लूकोज की बात करो, ये भी क्या है? सोलूट सब्सटेंस है। ये सारे मुना क्या होते? अरे यूरिया की बात करो ना, यूरिया, ये सारी चीज क्या है? यानी ये क्या है? ये सभी सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल हैं। अगर नहीं आप लोगों को इस पर बिलीव होगा तो मैं बताता हूं। एक कंटेनर, खुले कंटेनर को लेना और जल के साथ चीनी को या यूरिया को किसी को लेकर पहले पानी में घोल देना, वो विलीन हो जाएगा। तब फिर हीट करना, तब तक हीट करना प्रिय बंधु जब तक कि इसमें पानी वेपोराइज न हो जाता है। जब पानी वेपोराइज होगा तो कंटेनर में देखोगे कि शेष जो सब्सटेंस बचा है वही है। कौन? यदि चीनी डाले हो तो चीनी ही बच जाएगा। अब तुम ही बताओ चीनी क्यों बच गया? इसका मतलब वो उड़ने वाला नहीं है, वो क्या चीज? वो वेपर नहीं बनने वाला है। समझ में आ गया? यानी जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को गर्म करते हैं, यदि वो सब्सटेंस वेपोराइज नहीं होता है, अर्थात वो कंटेनर में शेष रह जाता, तो वो नॉन वोलेटाइल कहलाता है। अउड़नशील, अवाष्पशील बिले कहलाएंगे। अब जिस सब्सटेंस को तुम गर्म करते हो, अब वेपर बनाता हो, धीरे तो वेपर जब बनाएगा तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो वैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हो प्रिय बंधु? वैसे सब्सटेंस को बोलते हो वोलेटाइल, उड़नशील, वाष्पशील पदार्थ। समझ में आ गया होगा मेरा बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, पहला ये था क्या चीज? यानी वाष्प दाब किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला कंडीशन ये आया कि वाष्प दाब ताप पर निर्भर करता है। किसी उड़नशील पदार्थ, किसी वाष्पशील पदार्थ को गर्म किया जाएगा या ताप को बढ़ाया जाता है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब कहोगे सर क्यों? तो बस प्रिय बंधु इतना ही बातें बताना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अरे तापवा को बढ़ाओगे ना, ठीक है, तो क्या होगा? हीटवा लेगा द्रव, जो सब्सटेंस उड़नशील पदार्थ है, वाष्पशील पदार्थ, वो हीट ऊर्जा को लेगा। जब लेगा तो क्या करेगा? वो वेपर में बदलेगा। वेपर में बदलेगा तो क्या होगा? दाब अधिक उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो शॉर्ट में बात कहो यही कि ताप वृद्धि करने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि अधिक से अधिक मॉलिक्यूल वेपोराइज होते हैं, ठीक ना। अगली बातें, अगली बात मैं बोलता हूं कि द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति, प्रकृति यानी नेचर ऑफ क्या चीज? लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड,
ठीक है ना। क्या मुन्ना, नेचर ऑफ लिक्विड। ध्यान रखो भैया, मैं 2 लेकर तुम्हें लिक्विड दिखाता हूं, ताकि इसका कारण क्या है मैं दिखाना चाहूं, ताकि आप लोग क्लियर समझ में आ जाए। प्रिय बंधु देख भैया, इसको मैं लेता हूं वाटर H2O को, और इसको मैं लेता हूं प्रिय बंधु C2H5OH को। एक बात बताना चाहूंगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और इसमें भी प्रिय बंधु क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी होता है, ध्यान रखना दोनों में। लेकिन बात क्या होता है, जल के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये 4 हाइड्रोजन बंधन को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, केवल एक ही हाइड्रोजन बंधन को बनाता है। तो जिसमें हाइड्रोजन बंधन की संख्या अधिक होती है उनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मजबूती से बंधे रहते हैं, अर्थात उनके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, टूटना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही मैं बता दूं, एट टेम्परेचर दोनों को मैं अगर मान लो कि नियत कर देता हूं, दोनों मान लो कि 100 डिग्री पर ये भी बॉयल करेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये भी बॉयल करेगा, ठीक है। दोनों के टेम्परेचर मैं सेम करके देखता हूं, तो इसका जो होता है प्रिय बंधु, इसका जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जल के तुलना में वीक होता है, जिसके कारण अणुओं के बीच जो अंतरक्रिया बल कार्य करता है वो इसके अंतरक्रिया बल के तुलना में क्या होता है, अंतरक्रिया बल के तुलना में कमजोर होता है। जब वीक पड़ता है तो इनके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अधिक से अधिक मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वेपर में चेंज होंगे। जब वेपर में अधिक से अधिक मॉलिक्यूल चेंज होंगे तो प्रिय बंधु अधिक से अधिक वेपर उत्पन्न करेगा, और इसके अंतरक्रिया बल इसके तुलना में प्रबल है, अर्थात इनके मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो इनमें क्या होंगे, कम मॉलिक्यूल वेपर बनाएंगे। जब कम मॉलिक्यूल वेपर बनाएंगे तो क्या करेंगे, वाष्प दाब भी कम उत्पन्न करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगा आप लोग को यहाँ पे कि कोई पूछ दे कि एथेनॉल और जल में किसकी वाष्प दाब अधिक होगी, तो आप बताना क्या चीज, एथेनॉल का। वैसा रीजन क्या है, क्या व्हाट्स रीजन, एक ही बात बोलना कि जल यानी एथेनॉल एवं जल में दोनों में हाइड्रोजन आबंध कार्य करता है, बट ये बात बताना कि यहां पे बोलना कि एथेनॉल के अणुओं के बीच जो अंतरक्रिया बल जो होती है वो जल के अंतरक्रिया बल के क्या होते, तुलना में कमजोर होती है, जिसके कारण इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इनके तुलना में अधिक यानी आसानी से ऊर्जा को ग्रहण करके वेपर में चेंज हो जाते हैं, और अधिक से अधिक मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होने के कारण क्या होते, अधिक से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं। कोई दिक्कत, यानी सब्सटेंस के चेंज होने से क्या अंतरक्रिया बल चेंज हो रही है, और अंतरक्रिया बल चेंज हो रही है, दुर्बल और स्ट्रांग में हो जा रही है बातें, जिसके कारण इनके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल के यानी वेपर में बदलने के भी टर्म्स बदल जाते हैं, किसी में कम और किसी में अधिक वेपर क्या बन रहे हैं। जिसमें वेपर अधिक बन रहा है वो क्या करेगा, वाष्प दाब अधिक, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये वेपर प्रेशर अधिक उत्पन्न करेगा, और अंतरक्रिया बल इसका अधिक होगा, इसका कम। जिसका कम अंतरक्रिया बल होंगे वो अधिक वेपर प्रेशर बनाएंगे। कोई दिक्कत, अर्थात एथेनॉल का वेपर प्रेशर जल से क्या होगा, अधिकतम होगा। अब प्रिय बंधु अगली तीसरी टर्म की देखिए, तीसरी टर्म की बात करने जा रहा हूं जो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले तीसरा टर्म है। तो तीसरा टर्म में आप लोग का आता है क्वथनांक। क्वथनांक पर भी बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है, ऑन द यानी क्या करता है, यानी वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि क्वथनांक बिंदु पर भी निर्भर करता। मैं बहुत आसान तरीका लेता हूं, देखिए जल कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता प्रिय बंधु, 100 डिग्री। लेकिन बात क्या करूं बताओ, ये 78 डिग्री सेल्सियस पर 78.5 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल करने लगेगा। अब देखो आप दोनों को टेम्परेचर दोगे, वहां तक बॉइलिंग पॉइंट तक दोगे, दोनों को देते रहना, ठीक है। यानी इसका भी बॉइलिंग पॉइंट मैंने देना, यानी मतलब हीट देना, इसमें भी मैंने स्टार्ट किया और इसमें भी हीट देना स्टार्ट किया, ध्यान रखना। तो जब दोनों को मैं साथ साथ हीट देना पसंद करता हूं, दे रहा हूं, तो ये 78.5 डिग्री पर ही जाएगा,
तो ये वेपर में चेंज होना प्रारंभ हो जाएगा, वेपर बदलने लगेगा। लेकिन ये वेपर अभी नहीं बनेगा, जिस गति से ये बनेगा उस गति से इनके मॉलिक्यूल वेपर में जल के नहीं बनेंगे, अर्थात इनको 100 डिग्री पर जाना पड़ेगा। बताओ 100 डिग्री ले जाने में हमेशा टेम्परेचर बराबर दोनों को देना है, तो ये कितना चला जाएगा, ये कितना चला जाएगा बताओ। यानी 78 के बाद 78 करोगे 80, यानी कह सकते हो कि मुझे ले जाना पड़ेगा 21.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा ये, तब ना दोनों के 100 जाएगी। यानी कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, ये 100 डिग्री पर बॉयल कर रहा है तो मॉलिक्यूल निकलने लगा, इसको 100 डिग्री पर ले जा रहे हो, तो 100 डिग्री पर ले जाओगे तो दोनों को तो ले जाना पड़ेगा ना, दोनों को ताप समान दे रहे हैं ना, तो समान देने के लिए जितना इसको ले गए तो इसको भी ले जाएंगे। तो ये तो 78.5 पर क्या कर रहा है, इनके मॉलिक्यूल वेपर बना रहे हैं। तो जब ये 100 डिग्री पर पहुंच जाएंगे तो इनके मॉलिक्यूल और तीव्र गति से निकलना प्रारंभ कर देंगे। तो निकलेंगे तो क्या होगा, इसका दाब क्या हो जाएगा, अधिक, और इसका दाब क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब ये है कि जिन सब्सटेंस की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, जिन यानी वोलेटाइल यानी उड़नशील या वाष्पशील पदार्थ की क्वथनांक कम होती है, वो अधिक वेपर प्रेशर उत्पन्न करेगा। और जिस सब्सटेंस का क्वथनांक अधिक होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, लेस होता है, यानी कम होता है। यानी कह सकते हैं द मिनिमम, ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, देन हायर क्या होगा, हायर यानी क्या होगा, वेपर प्रेशर। जिस सब्सटेंस की, जिस पदार्थ की क्वथनांक कम होगा उस पदार्थ का वेपर प्रेशर अधिक होगा, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल अधिक से अधिक और अधिक से अधिक वेपर में यानी कि वाष्प में बदलेंगे, और जितने वाष्प में बदलेंगे उतना ही क्या करेंगे, संग्रह में दाब उत्पन्न करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा प्रिय बंधु। आगे मेरे भैया यहाँ देखो, आप लोग अब देखो जरा, यहाँ देखोगे 4 नंबर, 4 नंबर में है द्रव की शुद्धता, द्रव की शुद्धता, शुद्धता यानी मतलब प्योरिटी ऑफ लिक्विड। देखो प्रिय बंधु जरा ध्यान में रखना, ये देखो मैं सीधा बात कर लेता हूं आप लोगों से, सीधे बात याद करना। जैसे फील्ड में एक व्यक्ति अकेला दौड़ रहा हो, ठीक है, और उसी फील्ड में अगले दिन, ठीक है, मान लो मवेशियों को, गैया भैंसिया को क्या किया, ला करके मैंने खड़ा कर दिया पूरे भीड़ में। वो लोग भी क्या करे, उसमें मगन कर रही है, चारागाह है, मान लो चढ़ रही है, ठीक है, ग्रेज कर रही। जब वो चढ़ रही है उसमें मैं अब तुम्हें कहूंगा कि रन लगाओ, दौड़ो दौड़ो, तो क्या करो, खुली मैदान में तेज दौड़ पाओगे कि उन मवेशियों के साथ में तुम दौड़ पाओगे? तो उत्तर आप दोगे सर मैं अकेला, जब खुली मैदान में रहेंगे तो अधिक दौड़ेंगे, लेकिन मवेशियों के साथ में जब रहते हो तो तुम्हें दौड़ने में कठिनाई होती। जिस मार्ग पर जाते हो कोई आकर तुम्हें खड़ा कर देता, तुम्हें क्या करता, मार्ग को रोक देता है। जब मार्ग को मुना रोकता है तो तुम्हें जाने में रास्ता काटना पड़ेगा। तो क्या हुआ, तुम्हें क्या होगा, यानी जल्द रेस नहीं पूरा करोगे। जस्ट लाइक अ फॉर्म, वही तो बताना चाहता हूं। देखो तो क्या करना चाहता हूं प्रिय बंधु, लो यहां मैंने वोलेटाइल सब्सटेंस एथेनॉल में वाटर को भी मिला दिया, 2 प्रकार के हो गए। यहां देखो जल के मॉलिक्यूल हैं, ये जल के मॉलिक्यूल वही हो गया। अकेले तुम फील्ड में दौड़ रहे हो, ये मान लो तुम्हारा एक मैदान है प्रिय बंधु, इस मैदान में वाटर तुम हो तो तुम्हें दौड़ने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इनके ही मॉलिक्यूल निकलेंगे, तुम अकेले दौड़ोगे, है ना। लेकिन यहां देखो क्या हो रहा है, यहां तुम क्या हो, मान लो कि तुम जल हो तुम और एथेनॉल मवेशी है। जो तुम भागना पसंद करते हो तो यहां तो निकल जाओगे, यहां निकल जाओगे, यहां गैप में निकल जाओ। मैं थोड़ा गैप लेकर दिखाता हूं तुम्हें। देखो मान लो
कि ये एथनॉल का एथनॉल का ये है मवेशी लोग हैं, तो इस गैप से निकल जाओगे, ठीक है, इस गैप से निकल जाओगे, इस गैप से निकल जाओगे। लेकिन मान लो ये बातें, क्या यहां से तुम निकल जाओगे, यहां से निकल जाओगे? नहीं, तुम्हें मार्ग को काटना पड़ेगा। अर्थात तुम्हें निकलने के लिए ये रास्ता मार्ग में क्या हो रहा है, रोड़ा पड़ रहा है, रोक रहा है। अर्थात इसके कारण क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगी, लेस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी अधिक। जस्ट लाइक अ फॉर्म, याद कर लेना कि कोई भी विलयन की बात करोगे तो विलयन का वाष्प दाब जो होता है, विलयन का वाष्प दाब किसी वाष्पशील विलय के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब से हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि विलयन में दो प्रकार के सब्सटेंस होने के कारण एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के मार्ग को रोकता है, जिसके कारण अधिक वेपर बनने नहीं देता है। जब मार्ग रोकेगा तो अधिक से अधिक मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे नहीं सतह पर, और जब सतह पर निकलेंगे नहीं तो वेपर प्रेशर नहीं बनाएंगे। जब अकेला रहोगे, अकेला रहेगा ये, तो अकेला है तो अधिक से अधिक वेपर, अधिक से अधिक मॉलिक्यूल वेपर में बदलेंगे। बात समझ में आ गया होगा मेरा? वही बात मैंने किया, एग्जाम्पल आप लोग मैंने देकर किया कि अगर रेस में संख्या व्यक्ति की बढ़ती है, दो प्रकार के व्यक्तियों की बढ़ जाती है, जैसे मैंने आराम से जानवर को और तुम्हें लेकर दिया, तो तुम अकेले प्योर अवस्था में हो, तुम प्योर अवस्था में हो तो आसानी से भ्रमण करोगे, ठीक है, समझ में आ गया? यानी या कुछ और स्टूडेंट, कुछ और मान लो लड़के हो जाएं उसी प्रकार के, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब मवेशी हो जाएगी तो मवेशी क्या करेगी, तुम्हें मार्ग को रोकेगी, मार्ग रोकेगी, तुम्हारी गति कम हो जाएगी, अर्थात तुम्हें रेस को यानी अधिक से अधिक पार्टिकल नहीं निकल पाएंगे। तो मेरा यही कहना यहाँ था कि जब तुम और मवेशी फील्ड में हो जाते हो तो विलयन बन जाते हो, ठीक है। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य जल और एथनॉल का विलयन है। जल के मॉलिक्यूल हो या एथनॉल के मॉलिक्यूल, ये दोनों निकलना पसंद करेंगे, लेकिन एक दूसरे को क्या करेंगे, रोकेंगे, मार्ग में आएंगे। जब मार्ग में आएंगे तो मॉलिक्यूल को मार्ग चेंज करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा प्रिय बंधु बताओ, जिसके कारण क्या होगा, इनके वेपर कम बनेंगे और इनके वेपर क्या बनेंगे, अधिक। यानी शुद्ध अवस्था में किसी वाष्पशील विलय हो या विलायक, उसका क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर अशुद्ध विलयन हो या अशुद्ध सब्सटेंस के क्या होता है, वेपर प्रेशर से अधिक होता है। क्लियर मेरे बंधु, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि ताप में वृद्धि करोगे तो किसी भी वाष्पशील पदार्थ के अधिक से अधिक मॉलिक्यूल वेपर में बदलेंगे, और जब मॉलिक्यूल वेपर में बदलेंगे तो वाष्प दाब अधिक होगा। ताप वृद्धि करने पर वाष्प दाब में वृद्धि हो जाता है। द्रव के प्रकृति बदलने पर क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर बदल जाता है, ठीक है, जिसमें यानी कि लगने वाली अंतरक्रिया बल वीक होगी यानी कमजोर होगी, उनके मॉलिक्यूल अधिक वेपर में चेंज होंगे। जब अधिक वेपर में चेंज होंगे प्रिय बंधु तो अधिक दाब उत्पन्न करेगा। जैसे जल और एथनॉल को लिया था, एथनॉल की अंतरक्रिया बल जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, एथनॉल अधिक दाब उत्पन्न करता है क्योंकि उनके अधिक से अधिक मॉलिक्यूल वेपर में बदलते हैं, और जल के कम वेपर में बदलते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, कम दाब उत्पन्न करता है। प्रिय बंधु, क्वथनांक का मैंने बात किया कि जिस सब्सटेंस का क्वथनांक कम रहेगा उस सब्सटेंस का क्या होगा, मॉलिक्यूल अधिक से अधिक बाहर निकलेंगे। जब अधिक से अधिक निकलेंगे तो दाब अधिक उत्पन्न करेंगे। जैसे जल और इसके तुलना में किया तो एथनॉल का क्वथनांक कम होता है, जिसके कारण वेपर प्रेशर अधिक होता है क्योंकि वेपर अधिक बनेगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ मैं बताऊंगा शुद्धता। शुद्ध यानी किसी भी शुद्ध वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब जो होता है वो अधिक होता है उसके विलयन की अवस्था से, या अशुद्ध क्या यानी अशुद्ध में कहो ना, अशुद्ध सीधे कहो ना कि विलयन, क्योंकि दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस हो जाएंगे, बाइनरी हो, टर्नरी हो या क्वाटरनरी हो या पॉली, है ना, कुछ भी हो। तो वैसे सॉल्यूशनों में क्या होते हैं, जब बाइनरी बना दोगे, टर्नरी बना दोगे, तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को हमेशा मार्ग में रोकेंगे, जिसके कारण वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर, मेरे बात को समझ गए होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को पहले ये चीज़ समझा दिया, इसको मैं लिखवा भी देता हूँ, ये बात को नोट करेंगे, क्वेश्चन राइट करेंगे पहले।
क्वेश्चन कह रहा है वाष्प दाब, वाष्प दाब क्या है तथा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखो, कारकों को लिखें, कारकों को लिखें। चलिए प्रिय बंधु, ये क्वेश्चन रहा, उत्तर इसका मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो जरा देखिएगा, उत्तर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग को आसानी से लिखवा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, लिखिएगा, किसी द्रव के द्वारा सतह पर अणुओं सतह पर थोड़ा सा लिख देते हैं, वाष्पित अणुओं, सतह पर वाष्पित अणुओं के वाष्पित अणुओं के द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, या आप लोग को दूसरे टर्म में भी लिखवाता हूँ, देख लीजिए उसको भी। ठीक है, ऐसे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी द्रव के सतह से वाष्पित अणु द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं, अथवा में लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ, किसी द्रव के द्वारा उत्पन्न वाष्प, किसी द्रव के द्वारा उत्पन्न वाष्प द्वारा आरोपित किसी द्रव के द्वारा उत्पन्न वाष्प द्वारा आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। जो याद करना हो कर लीजिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लें, तब उसका आगे उत्तर देता हूँ। ठीक है, देखिए ज़रा, मिटाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। ठीक है, बस इतना ही याद करना है, किसी द्रव के द्वारा द्रव के सतह पर, ठीक है, या द्रव के सतह से ना वाष्पित होने वाला अणुओं के द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अगला ये देखिए, अब यानी डायरेक्ट आप लिखेंगे कि वाष्प दाब, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, लिखेगा वाष्प दाब को छोड़ दिया हूँ, यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं को छोड़ दिया हूँ प्रिय बंधु। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक निम्न लिखित
है। कौन कौन है? पहला ताप, टेम्परेचर है, लिखे डायरेक्ट। किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर वाष्प दाब में वृद्धि हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या चीज ताप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाष्प दाब। यानी किसी द्रव के यहाँ कह सकते हैं कि ताप जो होता है क्या होता, डायरेक्टली वाष्प दाब के क्या होता, बराबर वो भी क्या याद रखेंगे, किसी द्रव के लिए लागू होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? तो इसमें अगर विशेष लिखना चाहेंगे तो आप लोग इतना ही मैं बोल भी देता हूँ, मिला लीजिएगा। ज़्यादा लिखना होगा तो अगर ज़्यादा लिखना चाहते तो डायरेक्ट लिखिएगा, क्योंकि ताप वृद्धि करेंगे तो द्रव के अधिक से अधिक अणु वाष्पित होंगे और वाष्पित होकर अधिक से अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 आप लोग को मैंने यही बताया था, द्रव के प्रकृति। देखिएगा, द्रव की प्रकृति तो लिखेंगे क्या चीज, यही लिखेंगे क्या चीज कि वाष्प दाब द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले अंतर क्रिया बल पर निर्भर करता है। जिस द्रव का अंतर क्रियाबल कमजोर होता है, वह ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोग ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा, जिस बात को बोला हूँ ऊपर लिख दूँ, शायद आप लोगों को दिखाई दे कि नहीं दे, वीडियो में कट जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जरा ध्यान दें। तो मैं बोला हूँ कि जिस द्रव वहाँ है लिखा हुआ ना, जिस द्रव का अंतर क्रियाबल कमजोर होता है, वह द्रव अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करता है, जैसे जल एवं एथेनॉल में एथेनॉल अधिक वाष्प दाब
वाष्प दाब उत्पन्न करेगा। दैट्स ऑल। अगली नेक्स्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं मिटाता हूं प्रिय बंधु, स्क्रीनशॉट लेते जाना। ओके चलता हूं, ठीक है। देखिए चलिए मिटा दिया। आगे अगली बात करता है क्या चीज, बॉइलिंग पॉइंट न है, क्या चीज है बताइए, क्वथनांक है। तीसरा फैक्टर है क्वथनांक जिसको बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक पर डिपेंड करेगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखो ना, लिखता हूं सीधे, जिस वाष्पशील द्रव का क्वथनांक कम होता है वह द्रव अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करता है। ओके, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जल का क्वथनांक कितना होता प्रिय बंधु, 100 डिग्री सेल्सियस, तथा जबकि एथेनॉल की बात करें, एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता प्रिय बंधु, 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः एथेनॉल का वाष्प दाब अधिक होगा। एथेनॉल का यानी सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे का छोड़ा हूँ, का पर विचार कर लेंगे आप लोग। भी ब्लॉक मार दिए, का छोड़ दिया, प्रिय बंधु मिला लीजिएगा। एक बात ध्यान रखें, थोड़ा मैं अशुद्ध हिंदी लिख देता हूँ, कभी कभी छूट जाता है, मुझसे मिस्टेक होता है, मेरे वॉइस पर विचार करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। मेरे कमियों को नहीं, आप लोग ये देखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पर विचार करेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो भी बताता हूँ आप लोगों को, जरा ये भी तथ्य देख लें। ठीक है, ये भी तथ्य देख लें, और फाइनली आप लोगों को मैं दे देता हूँ। अब देखिए क्या चीज़, लास्ट ये आप लोग का तथ्य है प्रिय बंधु, द्रव की शुद्धता। हाँ, चौथा पॉइंट ये रहा, द्रव की शुद्धता, यानी शुद्धता ना, यानी प्योरिटी ऑफ क्या चीज़, लिक्विड, प्योरिटी ऑफ लिक्विड, ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट लिखेंगे क्या चीज़ कि वाष्प दाब, ठीक है, द्रव की शुद्धता पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध द्रव के अणु लिखते हैं, शुद्ध द्रव के अणु अधिक से अधिक वाष्पित होते हैं, जिसके कारण अधिक दाब, अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं। दैट्स ऑल प्रिय बंधु, क्लियर हो गया। चलिए